नमो नमः प्रणाम। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। येषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के प्रथम प्रकरण और इस प्रथम प्रकरण में हम देख रहे हैं कि क्रियापद प्रकरण और क्रियापद की सिद्धि के लिए आवश्यक है नियम, जो कि जिसके आधार पर हम क्रियापद की सिद्धि कर रहे हैं। तो इन 9 नियमों को फिर से हम स्मरण में लाते हैं अर्थात याद कर लेते हैं। तो प्रथम नंबर नियम कि क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। सेकंड नंबर नियम, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति का प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 3, परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 4, ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 5, म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ होता है। नियम नंबर 6, ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। नियम नंबर 7, पद के अंत में स हो तो स का र हो जाता है। नियम नंबर 8, पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। और अंतिम नियम, नियम नंबर 9, अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप होता है। ये 9 नियम हर रोज कम से कम 5 बार देख देख कर भी बोलना चाहिए। बिना देखे बोलें, याद कर लें तो श्रेष्ठ है। अगर याद न रहे तो कम से कम हर रोज ये 9 नियम जो है, ये 9 नियम हर रोज 5-5 बार बोलना है। चलिए, हम लास्ट 2 क्लास में हम देखे थे कि नमामि और नमावह ये सिद्ध कर चुके हैं। नमामि और नमावह, आज तो नमामह भी सिद्ध करेंगे, लेकिन उससे पहले आज किन्हीं 5 जन को पूछ लेते हैं। चलिए, इनमें से जिनका भी नाम बोला जाए उन्हीं अनम्यूट कीजिए, उन्हीं को अनम्यूट करना है और उन्हीं बोलेंगे। चलिए, A7 प्रणाम। आप बोलिए चला वह। चलिए, चला वह ही यहाँ पे चला वह ऑलरेडी है ना, फिर है, ठीक है। चलिए बोलिए, चला वह बोलिए। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। धातु चल परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। चल प्लस वस। सही है। ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। चल प्लस प्लस वस और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ हो जाता है। चल प्लस आ प्लस व। ती आदि प्रत्यय से पद कहते हैं। चला चला वस
ओके। पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है, चला वर। और पद के अंत में रहे र के बाद या अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है, चला वह। ओके, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। चलिए, A85, A85। प्रणाम। आप बोलिए रक्षा, रक्षामि। आप सिद्ध कीजिए रक्षामि। रक्षामि सिद्ध कीजिए। यहां पर मैं लिख देता हूं क्या सिद्ध करना है कि रक्षामि। तो धातु है रक्ष। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रति लगते हैं धातु है रक्ष। रक्ष नहीं बोलना है, रक्ष आधा, रक्ष। परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रति लगते हैं तो रक्ष प्लस परस्मैपदी धातु रक्ष प्लस, हाँ, प्रत्यय क्या लगेगा? नहीं, वस नहीं बोले। क्या सिद्ध करने के लिए बोले? रक्षामि। तो यहाँ पर प्रत्यय क्या आएगा? हाँ, रक्ष प्लस मी। बाकी सारे फिर से एक बार, बाकी सारे म्यूट कर दें। जिसका टाइम है, जिसे बोला गया है, उन्हीं अनम्यूट रखें। बाकी सारे के सारे म्यूट कर लें। हाँ जी, बोलिए आगे। रक्ष प्लस मी हो चुका है, उसके बाद अनम्यूट करके बोलें। और वर्ष से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ हो जाता है, तो रक्ष प्लस आ प्लस मी। ये आदि प्रत्यय जिसे लगते हो उसे पद कहते हैं। तो रक्ष प्लस आ नहीं, प्लस मी। जब पद होगा तब पूरा के पूरा जोड़ देना है, संयोग करना है। अच्छा, तो रक्षामि बस बन चुका है रक्षामि। हमें रक्षामि सिद्ध करना था, यहाँ पर रक्षामि बन चुका है। ओके, धन्यवाद। चलिए, A75, A75। हाँ जी, आप बोलिए क्रीडावह। यहाँ से स्टार्ट तो नहीं होता है। प्रैक्टिस किए हो कि नहीं? प्रैक्टिस बुक में जो दिया गया था वह प्रैक्टिस किए तो कहाँ से नियम स्टार्ट होता है? नहीं, नहीं। ओके, आप एक बार वीडियो ऑन कीजिए। आप वीडियो ऑन कीजिए। नहीं दिखाई दे रहे हैं, पूरा करो, गैलरी करो। हाँ जी, आपका प्रैक्टिस बुक दिखाइए मुझे। जिसमें यहाँ पर जो चला वह, दहा वह और बसा वह, ये तीन जो करने के लिए जो बोला गया था, वो प्रैक्टिस बुक दिखाइए मुझे। ओके, धन्यवाद। चलिए चालू कीजिए। क्रीडावह। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, यहां से स्टार्ट होता है।
धातु क्या है, धातु क्या है, कैसे आप सिद्ध किए थे ये, चला वह, दहा बह, दवसा बह, उसी प्रकार धातु बोलना है ना। धातु क्या है यहाँ पर, क्या धातु है, क्रीड, क्रीड़ा नहीं, आधा क्रीड। ओके, नहीं 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 नहीं, सेकंड नंबर नियम क्या था, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, ये सेकंड नंबर नियम है। यहां भी धातु क्या होगा, क्रीड। नियम नंबर 3, नियम के साथ, नियम के साथ परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं, क्रीड प्लस वस, उसके बाद नहीं, ती नहीं, यहाँ पर प्रत्यय क्या है, वस करना है, वस, क्योंकि वह करना है, तो यहाँ पर प्रत्यय क्या होगा, वस, क्रीड प्लस अ प्लस वस। ओके, आगे, अ था, अ का क्या होगा यहाँ पर, अ तो था, अब यहाँ पर इससे क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, यानी क्रीड प्लस आ प्लस वस। अब आगे, नहीं, पठावस कैसे हो, क्रीड़ावस होगा। अब क्रीड़ावस करने के लिए नियम तो बोलिए, ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं, तो वहां पर क्या होगा, क्रीड़ावस। अब आगे, ओके, क्रीड़ा बर हो जाएगा उस, ओके, पठतर नहीं, यहाँ पर क्या करना है, क्रीड़ा बर था, अब क्या कर देना है यहाँ पर, कीड़ा, पदांत र के बाद विराम अथवा घोष व्यंजन आए तो र का विसर्ग हो जाता है, क्रीड़ा वह, ध्यान देना पड़ेगा, हाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। ओके ओके, चलिए अब A15, A15, A15 है या एब्सेंट है, A15, ओके, नो साउंड, A25, A25, आपको सिद्ध करना है यहाँ पर, अर्चामी, बोलिए धातु क्या है, अर्चामी, ओके, धन्यवाद। चलिए इस प्रकार से यहाँ पर, अब म्यूट कर दे सारे के सारे,
अब यहां पर इसी प्रकार हम देखें कि दो यहां पर क्रियापद हम सिद्ध कर चुके हैं, उत्तम पुरुष एक वचन और उत्तम पुरुष द्विवचन। अब उत्तम पुरुष बहुवचन का सिद्ध करना है, और उत्तम पुरुष बहुवचन सिद्ध करने से पहले उनके प्रत्यय भी एक बार देख लेते हैं कि प्रत्यय कौन कौन से हैं। तो उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है मी, उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय है वस, और उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय है मस। मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है सी, मध्यम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय है थस, और मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय है थ। अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय है ति, अन्य पुरुष द्विवचन तस, और अन्य पुरुष बहुवचन अंति। अब यहां हमें सिद्ध करना है कि उत्तम पुरुष बहुवचन, अर्थात प्रत्यय क्या आएगा, तो उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय यहां पर प्रत्यय है मस। तो इसमें ज्यादा कुछ चेंज करना ही नहीं है, सिर्फ प्रत्यय को चेंज कर देना है। उत्तम पुरुष द्विवचन और उत्तम पुरुष बहुवचन, इनमें एकमात्र प्रत्यय को ही चेंज करना है और कुछ नहीं। नियम उन्हीं के उन्हीं रहेंगे। जैसे इसमें 8 नियम लगा था कि 9 नियम लगा था, ये 8 नियम, वही 8 नियम इसमें भी लगेगा, सिर्फ प्रत्यय चेंज होगा, वस के जगह मस प्रत्यय होगा, और कुछ चेंज नहीं करना है। तो जैसे यहां पर हम सिद्ध कर लेंगे कि नमा महा, ये नमा महा सिद्ध कर लेंगे। तो नमा महा सिद्ध करने से पहले कल भी मैं बोला था कि नमा महा सिद्ध करना है तो उसके लिए जरूरी क्या है, तो 2 चीज की यहां पर बहुत ही जरूरी होता है। एक, धातु क्या है उसे हमें ज्ञात होना चाहिए, किसमें धातु है क्या, तो इसमें हमें धातु ज्ञात है कि इसमें धातु है नम, ये धातु है। और सेकंड चीज, उसका सेकंड पार्ट अर्थात प्रत्यय, प्रत्यय का भी ज्ञात होना अति जरूरी है। तो प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय है यहां पर मस। ये 2 चीज हमें ध्यान रखना है, नम धातु और मस प्रत्यय, ये जरूरी है। तो यहां पर नम धातु और मस प्रत्यय है, तो नम धातु और मस प्रत्यय के हिसाब से अब ये 2 ज्ञात हो जाएं तो फिर अब क्रियापद सिद्धि करने के लिए कोई विशेष परेशानी इसमें नहीं होगी। तो चलिए वही नियम है, तो नियम स्टार्ट करते हैं। प्रथम नंबर नियम, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, धातु आएगा नम। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, धातु है नम। सेकंड नंबर, वर्तमान, ये रूप किसका है, वर्तमान काल का है, तो वहीं लिखेंगे कि वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। एकदम इजी और सिंपल नियम है कि वर्तमान काल है तो प्रत्यय किसका लगेगा, तो वर्तमान काल का ही लगेगा, इसलिए वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। यहां भी धातु लिख देंगे नम। अब थर्ड नंबर नियम भी वही कि नमामि, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, नमा मह करना है, तो नमा मह अर्थात प्रत्यय इसमें ये वर्तमान काल का रूप है और ये परस्मय पदी का रूप है। तो हम क्या लिखेंगे कि परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं, परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगता है। अब प्रत्यय लगाएंगे, क्या प्रत्यय लगाएंगे, तो प्रत्यय है मस, यानी नम प्लस मस, ये प्रत्यय जोड़ दिए यहाँ पर, नम प्लस ये मस प्रत्यय आ चुका है। अब यहां पर ती आदि प्रत्यय है कि नहीं है, ये तो ये ती आदि प्रत्यय ही है। हमें स्टेप के बाद एक स्टेप पे चढ़ना है। पहले हम देखें कि धातु क्या है, फिर देखें कि ये कौन से काल के संबंधित है, फिर इसके प्रत्यय भी लगाएं कि ये ती आदि प्रत्यय यानी मस प्रत्यय लगा दिए। अब उसके बाद वाला नियम कि ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। विकरण प्रत्यय का मतलब फिर से एक बार क्लियर कर दें, विकरण प्रत्यय का अर्थ क्या होता है कि धातु और प्रत्यय इन दोनों को विभाजित करने वाला प्रत्यय, उसी का नाम है विकरण प्रत्यय। धातु और प्रत्यय इन दोनों को विभाग करने वाला प्रत्यय अर्थात
विकरण प्रत्यय। तो विकरण प्रत्यय कहां लगेगा? तो धातु और प्रत्यय इन दोनों को विभाग कब करेगा? जब कोई बीच में आ जाएगा। इसलिए धातु और प्रत्यय के बीच में ही विकरण प्रत्यय आता है। इसलिए यहां पर क्या होगा कि नम प्लस विकरण प्रत्यय लगा दिए। अब कौन सा विकरण प्रत्यय लगता है? अविकरण प्रत्यय लगता है, अर्थात नम प्लस अ प्लस मस, नम प्लस अ प्लस मस। अब आगे, तो आगे क्या करना है? तो यहां पर देखेंगे कि प्रत्यय किससे प्रारंभ हो रहा है? प्रत्यय का प्रारंभ किससे है? प्रत्यय किससे स्टार्ट हो रहा है? तो प्रत्यय म से स्टार्ट हो रहा है। तो वो नियम लगाएंगे कि म और व से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय के पहले अ हो तो अ का आ होता है। म और व से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का आ हो जाता है। तो यहां पर क्या कर देंगे? नम प्लस जहां पर अ था उसके जगह आ किए, आ कर दिए, अर्थात नम प्लस आ प्लस मस, नम प्लस आ प्लस मस। यहां पर प्रत्यय यहां पर बन चुका है कि नम प्लस आ प्लस मस। अब पद बना देंगे सीधा सीधा। तो पद के लिए नियम, ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। यानी पद में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। म आधा है उसके साथ आ जुड़ा, जैसे क के साथ आ जुड़ेंगे तो का, च के साथ आ जुड़े तो चा, ज के साथ आ जुड़े तो जा, उसी तरह म के साथ आ जुड़े तो मा। इसलिए नम के साथ आ जुड़ गया यानी नमा, और उसके बाद मस तो है ही, यानी क्या यहां पर क्या हो गया? नमा मस। इस प्रकार से यहां पर नमा मस। अब देखिए ये पद बन चुका है और पद के अंत में हमें क्या दिख रहा है? तो पद के हमें अंत में हमें 100 दिखाई दे रहा है। तो वो नियम याद आना चाहिए कि पद के अंत में 100 हो तो 100 का र होता है। पद के अंत में अगर 100 हो तो 100 का र होता है। तो यहां पर र कर देंगे, तो र कर दिए कि पद के अंत में 100 हो तो उसका र हो जाता है, अर्थात नमामर। उसके बाद कि पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। तो इसमें विराम अर्थात कुछ भी नहीं, तो देखिए यहां पर र के बाद भी कुछ भी नहीं है, अर्थात विराम है। तब विराम आने पर विसर्ग हो जाता है। तब यहां पर विसर्ग कर दिए और विसर्ग करने से क्या हो गया? नमामः। हमें भी सिद्ध करना था यहां पर नमामः, यह सिद्ध हो चुका है नमामः। ऐसे नमामः सिद्ध किए। देखिए नियम तो वही है, एक भी नियम का चेंज नहीं किए। जैसे नमावह था उसी तरह यहां पर नमामः कर दिए, अर्थात इसमें कोई नियम चेंज नहीं हुआ। जो नियम था वही नियम लगाएं। सिर्फ चेंज अगर किसी का किया होगा तो वो किसका क्या है? सिर्फ प्रत्यय चेंज हुआ है। उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय वस था, यहां पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय मस है। इतना ही चेंज है और कोई चेंज नहीं है। तो इसी प्रकार क्रीडामः, बदामः, चलामः, खदामः, जीवामः, अर्चामः, अटामः, पतामः, पठामः, वसामः इत्यादि रूप होता है। इसी प्रकार से हमें सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध बाकी जो आपके प्रैक्टिस बुक में दिया गया है, क्या क्या दिया गया है यहां पर? तब प्रैक्टिस बुक में देखिए क्या दिया गया है? खादामः, ये सिद्ध करके लाना है। उसके बाद निंदामः, इसको भी सिद्ध करके लाना है। उसके बाद और एक है चलामः। ये 3 तो करना ही है, लेकिन पीछे वाला भी भूलना मत। नमामि, पठामि, पतामि, अर्चामि, चलामि, दंडामि इत्यादि जो है उसको भी भूलना मत, उसको भी याद रखना। साथ में उसी तरह क्रीडावह, चलावह, बदावह, बसावह, रक्षावह, दहावह इत्यादि जो है उत्तम पुरुष द्विवचन, उसको भी याद रखना है। एक एक करके याद रखे। हम फर्स्ट दिन में याद रखे थे उत्तम पुरुष एकवचन, सेकंड दिन में याद किए उत्तम पुरुष द्विवचन,
आज के दिन में उत्तम पुरुष बहुवचन और साथ साथ में और एक यहां पर देखेंगे, और वो क्या देखेंगे कि अब मध्यम पुरुष एक वचन में भी आ जाते हैं। तो फिर से एक बार प्रत्यय याद कर लेते हैं। उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय मी, उत्तम पुरुष द्विवचन बस, उत्तम पुरुष बहुवचन मस। ये तीनों तीन प्रत्यय का था, हम तो देख लिए। अब मध्यम पुरुष, तब मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय, तब मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है सी। अब सी प्रत्यय, ये तो एकदम इजी, नमामि से भी इजी है, इसमें कुछ नहीं, 4 के 5 ही नियम लगेगा और कुछ नहीं इसमें करना है। 4 के 5 नियम से यह सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए अब सी प्रत्यय, अर्थात उत्तम पुरुष एक वचन में नम धातु का रूप क्या है, नमामि। उत्तम पुरुष द्विवचन में नमावह, उत्तम पुरुष बहुवचन में नमामह। अब मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, तब मध्यम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा नमसी। क्या हो जाएगा यहां पर, नमसी। इसमें तीन जो है, तीन नियम तो वही नियम लगने वाला है। प्रथम धातु क्या है, सेकंड वर्तमान काल, थर्ड परस्मैपदी धातु, इतना तो लगने वाला ही है। और ये पहले गण का है, यानी विकरण प्रत्यय वाला जो लगाते हैं वो नियम भी यहां उसी तरह से लगेगा, यानी नियम 4। ये चारों 4 तो सेम टू सेम है, उसके बाद कोई फेरफार करना हो तो वो आगे हम देखेंगे, लेकिन ये 4 यथावत, अर्थात जैसे पहले था पहले लगाएं उसी तरह से ये 4 नियम तो लगाना ही है। कौन सा, तो चलिए नमसी सिद्ध करते हैं। तो प्रथम नंबर नियम कि क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु क्या है, धातु है नम। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, इसमें धातु हमें मिल गया नम धातु। सेकेंड, तो वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, इसमें भी धातु क्या आएगा, तो नम। उसके बाद नियम नंबर 3 कि परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। यहाँ प्रत्यय क्या लगाएंगे, तो मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय मी बस मस, ये उत्तम पुरुष का हो गया। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या आता है, सी, तो यहाँ पर प्रत्यय क्या आएगा, सी लगा दिए, यानी नम प्लस सी। नियम नंबर 4, तो ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। ती आदि प्रत्यय लगने पर ये सी प्रत्यय भी ती आदि प्रत्यय है, क्योंकि मी से लेकर अंति तक के प्रत्यय को ती आदि प्रत्यय कहा जाता है। यानी ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है, यानी नम प्लस अ प्लस सी। अब फिर से याद करना है, क्या ये प्रत्यय म और वो से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय है, तो नहीं। कैसे पता चलेगा, तो इसको विश्लेषण कर देंगे। तो सी का विश्लेषण कीजिए, क्या होगा सी का विश्लेषण, स प्लस ह्रस्व ई करेंगे तो सी होगा। तो किससे प्रारंभ होने वाला है ये तो स से प्रारंभ होने वाला है, यानी ये तो म और वो से प्रारंभ होने वाला तो है ही नहीं। अर्थात ये नियम जो नियम लगाते थे म और वो से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय के पहले अ हो तो अ का आ हो जाता है, ये प्रत्यय ही नहीं है म और वो से प्रारंभ होने वाला, इसलिए वो नियम कैंसल, वो नियम को कैंसिल कर देना है, यानी उस नियम को हमें नहीं करना है। तो यानी उसके बाद वाला नियम, यानी पद बना देना है। यानी ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हों उसे पद कहते हैं। तो यहाँ पर पद बनाना अर्थात सारे का सारे को जोड़ देना है। तो ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। म के साथ अ जुड़ गया, यानी नम और सी का सी, नमसी। इस प्रकार से सिद्ध हो चुका है नमसी। हमें सिद्ध करना था नमसी, और यहाँ भी सिद्ध हो चुका है नमसी। इस प्रकार से ये नमसी सिद्ध हो चुका है। आज हम दो सिखाएं, एक नमामह और एक नमसी। उसी तरह से यानी आपको याद कितना रखना है, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन और मध्यम पुरुष एक वचन, यहां तक याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में ये 4 में से किन्हीं 5 जन को हमें यहां पर पूछूंगा, इन 4 रूपों में से किसी को नमामि भी पूछ सकता हूं, पठामी भी पूछ सकता हूं, इत्यादि यहां तक पूछना है। अब चलिए
क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर के लिए जिसको भी कुछ प्रश्न हो वो हैंड राइजिंग करे, एक एक करके हम जवाब लेंगे। चलिए A7। प्रणाम। सही है। तो यहाँ पर अविकर्ण प्रत्यय इसीलिए बोला गया है क्योंकि हर एक गण के लिए विकर्ण प्रत्यय अलग अलग है। ये प्रथम गण के धातु हैं, उसके लिए अ है। आगे जब हम चौथे गण सीखेंगे ना, तब वहां पर अ नहीं लगाएंगे, तब वहां पर विकर्ण प्रत्यय लगता है य। तब वहां पर विकर्ण प्रत्यय क्या होगा, चौथे गण के धातु को य विकर्ण प्रत्यय लगता है, ये लगाएंगे उस समय। फिर छठा गण आएगा तो वहां पर फिर लगाएंगे अविकर्ण प्रत्यय, क्योंकि छठा गण के धातु का विकर्ण प्रत्यय अ है। 10वां गण आएगा तो 10वां गण में भी फिर से वही प्रत्यय लगाएंगे, पहले गण की तरह वहां भी अविकर्ण प्रत्यय ही लगता है। लेकिन आगे यहां पर कुछ और धातु है, जैसे 8वां गण का धातु है, वहां पर विकर्ण प्रत्यय है उ। 9वां गण का धातु है, वहां पर विकर्ण प्रत्यय है नासना। 5वां गण का विकर्ण प्रत्यय है, जहां पर विकर्ण प्रत्यय है नुस्नो। तो क्या है, वो विकर्ण प्रत्यय हर एक गण के लिए विकर्ण प्रत्यय अलग है। यहां पर अ ही क्यों लगाना है, क्योंकि इतना अभी सीखना है कि ये पहले गण के धातु के लिए अविकर्ण प्रत्यय लगता है। ये अभी तक के लिए, अगर हम जब मध्यमा में सीखेंगे ना, तब इस नियम को भी मैं चेंज करूंगा। लेकिन वो मध्यमा अभी बहुत दूर है, दिल्ली अभी इधर बहुत दूर है, तब तक के लिए यही याद रखिए कि पहले गण के लिए कौन सा विकर्ण प्रत्यय है, अविकर्ण प्रत्यय। ओके, A53। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी एक्चुअली मैं थोड़ा हरिद्वार गया हूँ छठ यात्रा के लिए। ओके, अनुमोदना। कल ही आया हूँ। ओके, खूब खूब अनुमोदना आपकी छठ की, ऐसे जाता है छठ यात्रा की पूर्ण हो चुका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। हाँ जी बोलिए, अब आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलिए। वीडियो कुछ भी पता नहीं क्या हुआ है। ओके, एक दो दिन में आप एक बार वीडियो देख के एक बार ट्राई कर लीजिए, वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगी वहां पर, नहीं है तो ग्रुप में एक बार रिक्वेस्ट कीजिए, वो सब वहां पर जो ये सारे के सारे वीडियो यूट्यूब पर है। और यूट्यूब पर जो है कि एक वीडियो आने के बाद उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो बारंबार जितने भी आएंगे वीडियो, उसके बाद जितने भी अपलोड किया जाएगा आपको सारे के सारे मिलता जाएगा। आप वहां से एक बार देख लीजिए, और उसके बाद उसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ हो, तो उसको नोट डाउन कीजिए। और नोट डाउन करने के बाद जब भी ऐसे प्रश्नोत्तर का जब भी चल रहा हो, उस समय आपको नहीं समझ में आए, वो प्रश्न आप पूछ सकते हो। ओके, धन्यवाद।